नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं और देवभूमि का दंगल लेकर हाजिर हूं मैं गरिमा वाजपेयी। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी जीत की दौड़, दौरे ताबड़तोड़ पर। और विजय दिवस के मौके पर विजय का बिगुल फूंकने के लिए आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड की राजधानी में जन रैली की, तो वहीं मुख्यमंत्री पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दिखाई दिए हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आज से उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर होंगे। और चुनाव से पहले ऐसे पार्टियों के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे दिसंबर के महीने में भी सियासी गर्माहट का एहसास दे रहे हैं। माहौल को देखते हुए आज हम जीत की दौड़, दौरे ताबड़तोड़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सभी पार्टियों ने चुनावी दंगल के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी बीच आज राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आए तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को उत्तराखंड दौरा भी आज ही से शुरू हो रहा है। आगामी 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड की जनता से जुड़ने आ रहे हैं। वहीं 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही यह साफ कर चुकी है कि दिसंबर में पार्टी के कई बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास को नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्रों में बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और राहुल गांधी जी के दौरे से तो खुद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता खुद असहज हैं कि वो आज क्या बोल देते हैं, कौन सा चुटकुला आज सुना देते हैं, कौन सी बात बोल देते हैं। इसलिए वो खुद आज असहज है यहाँ के कांग्रेस के नेता कि आखिर राहुल गांधी बोलने वाले क्या। और राहुल गांधी जी के बारे में तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां जहां वो गए, जिस जिस राज्य में उन्होंने चुनावी सभाएं की, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने देहरादून पहुंचे। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। वे उत्तराखंड और अपने परिवार के बीच कुर्बानी का रिश्ता जोड़ा। 31 अक्टूबर जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई और मुझे फिर 21 मई याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। राहुल गांधी ने इस दौरान अपने दादी और पिता को भी याद कर भावनात्मक रूप से कांग्रेस को जनता से जोड़ने के लिए जोर लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार का और उत्तराखंड का रिश्ता गहरा है। मुझे वो दिन याद है जब 31 अक्टूबर को मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई। फिर मुझे 21 मई का दिन याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है, जो कुर्बानी के उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। पिता को खोना, भाई को खोना, आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। बता दें कि 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समेत सभी सियासी दल अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी खुद को उत्तराखंड में मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, जिनका 5वां दौरा उत्तराखंड का प्रस्तावित है 16 दिसंबर से, 16 दिसंबर को 3 बजे वो पंतनगर एयरपोर्ट में कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ हल्द्वानी पहुंचेंगे और हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सायं 5 बजे एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। और रात्रि विश्राम के बाद 17 तारीख को 11 बजे भीमताल में एक प्रेस वार्ता होगी। उसके बाद भवाली में एक जनसभा होनी है। उत्तराखंड में सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं।
जहां कांग्रेस उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है कि 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस के मद्देनजर इस बार सत्ता पर काबिज होने की बारी उसकी है, तो वहीं बीजेपी इस मिथक को तोड़ते हुए दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में, तो वहीं इन दोनों की खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी भी मौके पर चौका मारने की तैयारी में है। बहरहाल सभी पार्टियों में जीत की दौड़ लगी है, लेकिन जनता तय करेगी कि किसकी मेहनत ज्यादा कारगर साबित होती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज का विषय है जीत की दौड़, दौरे ताबड़तोड़। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाजपा की ओर से हमारे साथ हैं, और हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस से जुड़े हैं। रविंद्र आनंद प्रदेश प्रवक्ता आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज पहला सवाल मेरा कांग्रेस से है, हीरा सिंह बिष्ट जी से। हीरा जी, ये बताइए कि 2017 के जब चुनाव हुए थे तो देहरादून में राहुल गांधी ने कोई भी रैली नहीं की थी, मुझे याद है, लेकिन अब जब 22 के चुनाव नजदीक है और दून से रैली की शुरुआत हो रही है, और खास तौर पर क्या कांग्रेस के मन में ऐसा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा वाली नीति इस बार आगे बढ़ेगी? क्या इस बार उनको अपनी वापसी के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड में? निश्चित रूप से ये नहीं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आएगी, ये तो मिथक है। और देख लेना, कांग्रेस निरंतर काम करेगी, मौका देती है जनता एक बार, लेकिन बीजेपी का 5 साल बिल्कुल निरर्थक निराशाजनक रहा है। और राहुल जी आए हैं, राहुल जी ने पूरा बीजेपी का केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का सारा चिट्ठा भी खोला और कुर्बानी का। चूंकि आज विजय दिवस था, 1971 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश का पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे, और इतिहास गवाह इस बात का कि 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था हिंदुस्तानी फौज सामने पाकिस्तान की। इतिहास इसको दोहरा नहीं सकता, ये इतिहास में एक अनुपम उपलब्धि है। इंदिरा जी वो शख्सियत थी जो टूट गई, गोली से छल नहीं हो गई, लेकिन आतंकवादी अलगाववादियों के सामने उसने सीना नीचा नहीं, गर्दन नीचे नहीं की। वही राजीव गांधी ने किया। तो इनकी एक परिवार त्याग और बलिदान का परिवार रहा है। राहुल गांधी ने अगर उसकी स्मृति की, और ये इंदिरा गांधी जब 77 का चुनाव हारने के बाद में हरिद्वार से बद्रीनाथ की उन्होंने यात्रा की थी, तो उन्होंने अपने दूरबीन कैमरे नहीं ले गई थी बद्रीनाथ मंदिर में, जो आज के नेता बड़े नेता कर रहे हैं। वो वहां से 4 बजे उठकर नीतिमणा दर्रा देखने चली गई थी। अचानक 4 बजे उठकर वहां से सर्वे करने के बाद वो आई और पूजा पाठ करके उत्तराखंड, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली सारी जनता से मिलती हुई आई थी। तो उसका जनता से जुड़ाव था, देश की वजह से जुड़ा। और उत्तराखंड में देहरादून का विशेष स्थान इसलिए भी है कि नेहरू जी ने जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए वो देहरादून के सर्किट हाउस में रुकते थे, और यहाँ विचार विमर्श के बाद वो 1 हफ्ता बाद निर्णय करते थे, कैबिनेट की बैठक करते थे। यहाँ उनका राग गुज्जर सम्मेलन, विकास नगर में ऐतिहासिक सम्मेलन नेहरू जी ने किया था। और ये भी दुर्भाग्य की बात कहें, उनके अंतिम समय के दिन वो 100 धारा की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे, और उनका अचानक हृदय स्वर्गवास हो गया। तो देहरादून उत्तराखंड के परिवार का बहुत लगाव था। बिल्कुल, यानी दौरे कर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जीत की जो दौड़ है उसमें आना चाहती है। हम चलते हैं शादाब शम्स जी के पास में, हमारे साथ भाजपा की ओर से हैं। शादाब जी, लगातार हम देख रहे हैं इस बार जो दौड़ है, दौरों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड में। क्या लगता है कि क्या इन दौरों से इस तरह से जो एक्टिव मोड में आप आ चुके हैं पूरी तरह से चुनाव की तरह, लेकिन एक अहम चीज जो इस बार मुझे देखने को मिली, पिछले 2 दिनों से मैं लगातार देख रही हूं कि इस बार जो वोट बैंक है वो सैनिकों को कहीं ना कहीं जोड़कर बटोरने की कोशिश की जा रही है। आज राहुल गांधी भी विजय सम्मान रैली को अपना नाम देते हैं। पूरी रैली जो थी वो चुनावी रैली थी, पूरी तरह से वोट मांगने राहुल गांधी गए थे, लेकिन नाम दिया गया विजय सम्मान रैली। यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि शहीदों की जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि आप चुनाव के लिए वोट मांगने जाते हैं और जो पूरी तरह से अपनी रैली को शहीदों के प्रति सम्मान कार्यक्रम के रूप में तब्दील कर देते हैं। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आज राहुल गांधी जी की रैली थी। हम सब लोग ये मानते थे कि वो आएंगे, कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो गलतियां नहीं करेंगे, आज पाप करेंगे। आज उन्होंने 2 बड़े काम, अपमान यहाँ देश के किए। शादाब जी, आज उन्होंने किया, लेकिन माफ कीजिएगा मैं अपनी पूरी बात नहीं कह पाई थी। कल के दिन की अगर बात करें तो कल क्या किया? रक्षा मंत्री चुनाव से ठीक पहले सैन्य धाम का शिलान्यास करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी की ओर से ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आपकी पार्टी नहीं आर्मी पिच पर खेल रही है कि शहीदों को जोड़ो, पूर्व सैनिकों को जोड़ो, ताकि वोट बैंक हमारा बड़ा हो जाए?
मुझे लग रहा है अगर आप पे सुनने का मादा हो तो थोड़ा सब्र से सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनूंगी, मैंने अपनी बात पूरी की है। आज राहुल जी देवभूमि उत्तराखंड देहरादून आए और उन्होंने आके देवभूमि का अपमान किया, और देवभूमि का अपमान किया। देवभूमि के लाल सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा एक रावत थे, रावत जी की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी भी मर गई और उनके साथ 12-13 लोग और थे। शादाब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सिर्फ उन्होंने नाम नहीं लिया, आपने उनकी रैली की वो तस्वीर नहीं देखी जहां पर उन्होंने खुद से बड़ा पोस्टर सीडीएस विपिन रावत जी का लगाया था? शादाब जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप इस तरह से चिल्लाएंगे तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप अपनी मर्यादा में रहें। ये बौखलाहट है ये। अपनी बात कीजिए, लेकिन जिस ढंग से की जाती है उस ढंग से रखिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बौखलाहट है ये बीजेपी की प्रवक्ताओं की खासियत है, इनकी खासियत है कि ये ठीक है, बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी और सेना का अपमान करे, सैनिकों का अपमान करे और बौखलाहट हमारी, ये बढ़िया है, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भैया, कम से कम पत्रकारों का तो सम्मान कर लो। हीरा जी, उनको बोलने दीजिए, हम उनकी पूरी बात समझना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने लगे, इस तरह से उनकी बात समझ में नहीं आएगी। ये कॉमेडी शो चल रहा है क्या? बीच बीच में टिप्पणी हो रही है। अगर आपको मेरा स्टेटमेंट लेना है मैम लीजिए, नहीं लेना है तो मैं छोड़ के बाहर। शादाब जी, मैंने आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब दीजिए। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शिलान्यास करती है सैन्य धाम का, कहीं ये वोट बटोरने का तरीका नहीं है? उतनी बात सुनिए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए, बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में। बिल्कुल, मैंने कहा कि यहाँ राहुल गांधी जी आए, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि ये लोग मर गए थे और उनकी दादी और उनके पिता शहीद हुए। हमें कोई कहने में संकोच नहीं है, उनके दादी और पिता दोनों ने देश के लिए शहादत दी, लेकिन वो सेना के लोगों को मृत नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि ये मर गए। उन्हें सम्मान के साथ बात करनी चाहिए थी और विपिन रावत जी का नाम तक नहीं लिया जा रहा। आपके पहले सीडीएस थे, जनरल थे, आप कह रहे रावत जी की पत्नी की मृत्यु हो गई, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने आज विजय दिवस है, विजय दिवस के दिन सब जानते हैं कि हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया था और पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए थे, उसकी फौज को सरेंडर कराया था। लेकिन क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कहा नहीं, ये फौज की जीत नहीं थी, ये फौज ने नहीं किया, ये फौज ने नहीं किया, भारतीय सेना ने नहीं किया है। तो ये किसने किया? उन्होंने कहा पाकिस्तान कमजोर हो गया था, उसमें आपसी लड़ाइयां चल रही थी, इसलिए ये हुआ और ये हमारी मोहब्बत की ताकत थी। अरे कमाल कर रहे हो, अपनी सेना के। ठीक है शादाब जी, शादाब जी, हमने आपको सुना। शादाब जी, वैसे तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाती, लेकिन क्योंकि अब आपने इतनी तेजी के साथ अपनी बात को रखा है, इसलिए आपसे ही दूसरा सवाल भी करूंगी। और वो सवाल ये कि मैं राहुल गांधी की बात आज आपसे नहीं कर रही हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि चुनाव से ठीक पहले आखिर आपकी पार्टी क्यों सैन्य धाम का शिलान्यास करती है? क्या पिछले इतने लंबे अंतराल के दौरान यह काम नहीं हो सकता था? क्या यही वक्त था इसकी शिला रखने का? अच्छा प्रश्न, अब मुझे बताइए जी, कौन पेंशन हमने लागू की? हम लोग थे जिसने 7,000 जिस फौजी को पेंशन मिलती थी उसके परिवार को आज 42 से 43,000 पेंशन मिल रही है। ये हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा की देन है। और हमने कहा हम हमेशा, हमारी पार्टी का देन है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। राष्ट्र पहले है और राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक पहले है, क्योंकि सैनिकों के साथ जो होता था, जब डेड बॉडी आज की जगह खाला संदूक आ जाता था, आज जो कुछ हुआ ये मेरी पार्टी की, मेरी विचारधारा की देन है। और हम ये कहते हैं कि कुछ हो जाए, हम राजनीति के लिए काम नहीं करते, ये सम्मान देना है और हम एहसान नहीं करते। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक जिसकी शहादत की हिफाजत में मेरा सैनिक अपनी शहादत दे रहा है, हम उन्हें जितना सम्मान दे उतना कम है। हम उनके पारों की ड्यूटी के लिए भी, हम उनके बराबर भी जो हम कर रहे हैं उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं है। हमें और ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं उनके लिए करना चाहिए। और रही बात सैनिकों के बारे में सोचना, उनके आंगन की मिट्टी को लाना, तो मैं ये कहता हूं कि ये सैन्य धाम का खिताब इसे माननीय मोदी जी ने एक सपना समझाया कि उत्तराखंड सैन्य धाम बने। अगर इसके लिए रक्षा मंत्री, भैया हम सब जानते हैं, हम सब लोग लगे हुए थे, सब अपने अपने। बिल्कुल शादाब जी, हम सब चाहते हैं हमारा पूरा देश सैनिकों को पूरी तरह से जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देता है, उनको याद करता है, नमन करता है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ।
बिल्कुल, हमारे साथ और भी मेहमान है शदाब जी, अब हम उनके पास चलते हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड की ओर से जुड़े हैं। शदाब जी आपके पास वापस आएंगे, आप परेशान मत होइए। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं। वीरेंद्र जी आप बताइए, लगातार हम देख रहे हैं सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, दौरों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की जनता आखिर किस पर अपना जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से देगी, किसको पसंद कर रही है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो पहले की अगर बात की जाए तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ऐसा एक रूटीन चलता चला है। इस बार क्या ये मिथक टूटने वाला है? ये धन्यवाद मैडम, के न्यूज इंडिया का और सभी मेरे शीर्ष नेताओं का भी नमस्कार सभी को। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा, आज विजय दिवस है। 1971 में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो मेरे पिताश्री कैप्टन चंद्र सिंह रावत कीर्ति चक्र, उन्होंने भी उसमें प्रतिभाग किया था और बड़े दल बल से लड़ाई ली थी और वो आज इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार एक वीर सैनिक का परिवार है। दादाजी ब्रिटिश गढ़वाल में थे और हमें खुशी होती है। आज मेरा बड़ा भाई बीएसएफ में है, बेटी भी अब सीडीएस की तैयारी कर रही है। लेकिन आज जो ये नौटंकी चल रही है दोनों पार्टियों की, मैं दोनों पार्टियों के लिए कहूंगा, क्योंकि 5 साल कांग्रेस भाई है, दोनों छोटा भाई बड़ा भाई बोले किसको, दोनों भाइयों की राजनीति चल रही है। 5 साल मैं रहूं, 5 साल तुम रहो, 5 साल मैं लूटूं। तो ये आप जनता समझ चुकी है सैनिकों के नाम से। अब जिस तरीके से सैनिकों के नाम से ये खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके साथ 14 जो लोग भी शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूं और आज विजय दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पर सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी आती है, भाई जुमलेबाजी करके चली जाती है, घोषणा कर जाती है हम 18,000 ये करेंगे, रोड बनाएंगे, ये कराएंगे, और कांग्रेस आती है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ये देखिए ना आज पहाड़ों का क्या स्थिति है। अब सैन्य धाम की बात करूं, मैं सैन्य धाम की बात करूं तो सैन्य धाम क्या गढ़वाल कुमाऊं में नहीं बन सकता था? सैन्य धाम लैंसडाउन, जहां से वीर सैनिक पैदा होते हैं, जहां पूरा मिलिट्री का पूरा गढ़ है। और कुमाऊं में अगर देखें तो रानीखेत में देखें, पूरा कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी। तो गढ़वाल में क्यों नहीं चढ़ना चाहते? हर चीज देहरादून में क्यों? आज 63 करोड़ रुपए का जो इन्होंने ये सैन्य धाम बनाया तो देहरादून में क्यों? हर चीज देहरादून में चाहिए इनको, क्योंकि ये पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं दोनों को आरोप लगाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ने सबको मौका मिला 5-5 साल, पर मिला क्या? आज उत्तराखंड के लोगों को क्या मिला? मूल सुविधाएं देखो ना, ऊपर जाके पहाड़ों में देखो। आज ये लोग किराए पे लेकर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक किराए पे लाकर भीड़ दिखाते हैं। उत्तराखंड गांधी दल जिसने शहादत दी, जिसने राज्य बनाया, जिसने नाम दिया, आज उत्तराखंड गांधी दल सिर्फ संसाधनों की वजह से संघर्ष कर रही है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड क्रांति दल हर एक के दिल में है और दुनिया देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड समझ रहा है कि उसे क्या करना है, उत्तराखंड बेहतर जानता है, उत्तराखंड की जनता अपने हक के लिए ही वोट करेगी। और आप जैसे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो सत्यता बता रहे हैं रविंद्र जी, जी वीरेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे। रविंद्र जी हमारे साथ बने हुए आपसे हैं। रविंद्र जी आपसे मेरा ये सवाल है कि कर्नल अजय कोठियाल जी ने जब दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद सरकार की ओर से जो रवैया उनके परिजनों के प्रति है, उनके स्वजनों के प्रति है, उसे उदासीन बताया और साथ ही कहा कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आर्मी कार्ड खेल रही हैं? दौरे हो रहे हैं लेकिन दौरों में बात तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी कार्ड पर हो रही है। आपने भी साथ ही 1 करोड़ की धनराशि की भी बात कह दी। चुनाव से ठीक पहले इस तरह से मतलब शहीदों को लेकर मुद्दा उठाना, शहीदों पर ही सिर्फ बात करना, उनकी भावनाओं को भुनाना, इसे हम कह देंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी उसी रेस में शामिल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए गरिमा जी, मैं पहले से ही हैंड इरेज कर रहा था, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से देख रही होंगी और समझ रही होंगी कि जब से हमने कर्नल अजय कोठियाल जी का चेहरा एज ए सीएम हमने मैदान में उतारा है कि हमारे सीएम कर्नल अजय कोठियाल जी होंगे, तब से दोनों ही पार्टियां किसी ना किसी बहाने जो सेना निवृत्त जो हमारे फौजी भाई हैं उनको घेरने में लगी है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये देख रहा था कि जैसे अभी सादाब भाई ने भी कहा, तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक किसने कराई थी? आपने तो उसको पूरा श्रेय मोदी एंड कंपनी को दे दिया। आज आप कांग्रेस पर जरूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने पूरा रविंद्र हमारा जी मैं सुन रहा हूं। जी बोलिए। हमारा ये कहना है कि देखिए, आपने जो 1 करोड़ रुपए की बात कही, हमने कोई घोषणा नहीं कही है। हम दिल्ली में शहीदों को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और उत्तराखंड में भी देंगे। हमने तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह दिया। हमने शहीदों का सम्मान किया है। हाँ, तो वही बात हुई ना कि चुनाव से पहले कह
ये सारी बातें चुनाव के टाइम पर ही, राजनीति में तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है ना, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें क्यों? हम तो अपने दिल्ली मॉडल की बात कर ही रहे हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, पहले दिन से कि हम दिल्ली मॉडल को ही उत्तराखंड में लागू करेंगे और दिल्ली में हम 1 करोड़ रुपया हर जो हमारा शहीद भाई है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो कोविड के दौरान डॉक्टर है, हम 1 करोड़ रुपए की धनराशि उन्हें दे रहे हैं और हम यहां भी देंगे। ये हमने ये कहा है कि हमारा तो मॉडल है वो, हम तो अपने मॉडल पे चलने की बात कर रहे हैं। साथ ही मैं भी देख रहा था कि शादा भाई ने कहा कि हमने पेंशन बढ़ाई। अरे भाई 300 रुपए का सिलेंडर भी तो 1000 रुपए का तुमने ही किया है। तो देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने पिछले 21 सालों में उत्तराखंड को ठगने का काम किया है। अब जनता को जब ये समझ में आने लगा है कि कर्नल अजय कोठियाल जी एक स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, तब दोनों पार्टियों की नींद हराम हो चुकी है। इसलिए दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं सैनिक कार्ड खेलना चाहती हैं। गरिमा जी, इस बात को आराम से समझा जा सकता है, इसमें कोई झोलबाजी नहीं है। और ये उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि कर्नल अजय कोठियाल जी की छवि के सामने इनका कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जो टिक सके। और हम चैलेंज करते हैं आज बीजेपी और कांग्रेस को कि जरा अगला सीएम तो उतार के बताएं कि अगला सीएम उनके सामने कौन लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखेंगे कि आखिर क्या चेहरे सामने आते हैं। सभी पार्टियां अपने कौन से शहरों को रखती हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए, और देवभूमि का दंगल लगातार जारी रहेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 53 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਾਓ। ਆ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਦ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੋ। ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, हर किसी दा घर होवे अपना। साथियों, 17 दिसंबर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनाओ अधिकार पाओ विशाल महारैली रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में। मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी, विशेष अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मछुआ समुदाय को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आरक्षण रूपी देंगे सौगात। यह जनशक्ति मछुआ समुदाय व अंग्रेजों द्वारा उजाड़े परिवारों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से
यूपी के लखनऊ से आपको बता दें कि चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात हुई। अखिलेश यादव की ओर से यह ट्वीट कर जानकारी दी गई है। मुलाकात में गठबंधन को लेकर बात हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी की सियासत से, जहां पर साफ कहा गया है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन की नीति है। तस्वीर भी साथ में चस्पा की गई है। ये ट्वीट आपको हम लगातार अखिलेश यादव का दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर ट्वीट सामने आ चुका है। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के पास मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और अब इस ट्वीट में कुछ जानकारी सामने आई है और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन की नीति बनाएंगे और साथ ही अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ में एक तस्वीर भी इस ट्वीट में अटैच की है। तो शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश का यह ट्वीट सामने आया है। मुलाकात में गठबंधन को लेकर बात हुई और चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात हुई है। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ यूपी हैं। दिनेश जी, अब अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात और उसके बाद ये ट्वीट और साथ में तस्वीर दोनों की, यानी यूपी की सियासत में दिसंबर के महीने में जो गर्माहट है वो लगातार सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। तो दिनेश जी के पास हम चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुलाकात में गठबंधन को लेकर बात हुई। अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी इलेक्शन ब्रेकिंग में हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, साथ ही अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ में एक तस्वीर भी पोस्ट की है। तो चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन की बात तय हुई है, उस पर चर्चा हुई है। मुलाकात में गठबंधन को लेकर बात हुई, यानी आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ चढ़ाई कर सकती हैं, ये हम कह सकते हैं और जल्द ही ये साफ हो जाएगा। शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश का ये ट्वीट लगातार आपको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात हुई। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और साथ ही साथ अपने चाचा के साथ एक फोटो भी पोस्ट की, यानी आने वाले चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि सियासी गर्माहट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, सियासी गर्माहट ही नहीं, पिछले 6 साल बाद आज अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर जाके मिले। 6 साल से आप दोनों के बीच कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। पहली बार 6 साल में ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव जाके मुलाकात किए हैं। और ये जो गठबंधन की बात अखिलेश यादव ने ट्वीट करके किया है, ये गठबंधन नहीं होएगा। समाजवादी पार्टी और प्रसपा जो है अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करेंगे। इन शर्तों पे ये सब चीजें तय हुई है और जल्द ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ज्वाइंट पीसी करेंगे। चाचा भतीजे ज्वाइंट पीसी करके ये बताएंगे और इस चुनाव को मजबूती से लड़कर 2022 में अखिलेश यादव को शिवपाल चाचा ने एक संकल्प लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि 2 दिन पहले की ये बात है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव तीनों लोगों के बीच टेलीफोनिक वार्ता हुई है। शिवपाल यादव मुलायम सिंह से बात करके ये संकल्प लिए हैं कि हम अपनी तरह से काम करेंगे, लेकिन विलय तो करेंगे कभी, लेकिन जब हम अपने हिसाब से करेंगे, चुनाव हम जीतेंगे। इन सब चीजों को बात देखा जाए तो अखिलेश यादव ट्वीट करके ये तो बता दिए हैं कि हम छोटे दलों से, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन जो शिवपाल वाली बात है, शिवपाल की पार्टी से गठबंधन नहीं बल्कि इनका विलय कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन देखिए ये दोनों पारिवारिक हैं, चाचा भतीजे हैं। क्या जो मनमुटाव है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 22 का रण जीतने के लिए ये एकता आई है, या फिर वाकई में परिवार एक हुआ है? जी बिल्कुल, ये वैचारिक मतभेद तो था, लेकिन परिवार एक ही खून के दोनों लोग हैं, इसलिए ज्यादा दिन तक वो वैचारिक मतभेद नहीं रह सकता है। राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। अब शिवपाल यादव चाह रहे हैं कि अपने भाई के जिंदा रहते मेरा बेटा, ये भी तो मेरा बेटे से ही तरह है। तो इन सब चीजों को देखते हुए शिवपाल यादव ने ये कुर्बानी फिर से देने की तैयारी की है। परिवार के साथ समर्पण भाव से चुनाव लड़ाएंगे और 2022 में सरकार बनाने का दावा भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं यूपी सियासत से जुड़ी, जहां छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात की गई है और ट्वीट आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश का ये ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में उन्होंने कुछ अहम बातें लिखी और साथ ही साथ अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ में एक तस्वीर भी चस्पा की है।
तो यूपी की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर अब चाचा और भतीजा एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और देवभूमि के दंगल में चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। साथियों, 17 दिसंबर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनाओ, अधिकार पाओ विशाल महारैली रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में। मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी, विशेष अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मछुआ समुदाय को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आरक्षण रूपी देंगे सौगात। यह जनशक्ति मछुआ समुदाय व अंग्रेजों द्वारा उजाड़े परिवारों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जीत की दौरे ताबड़तोड़ पर और हमारे साथ मेहमान हैं रविंद्र आनंद प्रदेश जी बने हुए हैं और वीरेंद्र सिंह रावत हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपकी तरफ से हैं और आपसे मेरा ये सवाल है कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर सत्ता में रह चुके हैं और इनके अपने जो दावे हैं हर बार जब ये सरकार में आते हैं तो अपनी एक अलग दोनों के अलग अलग दावे होते हैं, कोई ये दावा करता है कोई वो दावा करता है, लेकिन आपके लिए ये पहला मौका होगा। तो देवभूमि के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने इन जो दौरे हो रहे हैं इनमें कौन से दावे कर रहे हैं उनको लेकर हमें जानकारी दीजिए। जी
गरिमा जी, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जी हमारे साथ हैं ना जी। गरिमा जी, देखिए ऐसा है, हमने अपनी जो मैनिफेस्टो है, जिसे हमने केजरीवाल जी की गारंटी भी कहा है, वो जनता के सामने रखा है। और जिसमें हमने पहली जो गारंटी दी है वो 300 यूनिट बिजली फ्री, अगर हमारी उत्तराखंड में सरकार बनती है तो हम हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पहली गारंटी। दूसरी हमने कहा है कि हम अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हर बेरोजगार को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तब तक जब तक कि उसको कोई नौकरी ना लग जाए। तीसरी गारंटी हमने कहा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अगर वे हिंदू हैं तो अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या, अजमेर शरीफ और करतारपुर साहिब, ये 3 जगह के दर्शन वो लोग कर सकते हैं। और अब चौथी गारंटी हमने कहा है कि जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए प्रति माह सरकार बनने के बाद हमारी सरकार द्वारा दिया जाएगा। और हमारे बहुत सारे, जैसे कांग्रेस और बीजेपी करती है, 50-50 मैं देखता हूँ 100 लाइनों के इनके मैनिफेस्टो होते हैं और पूरा एक भी नहीं होता। देखिए, हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है और हमारा जो कहना है वो सिर्फ वही है जो उत्तराखंड के लोगों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन, जल अर्थात पानी और पानी से बनी हुई चीजें, जैसे पानी से ही बिजली बनती है। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड वासियों को उनका हक बिजली, कम से कम 300 यूनिट बिजली प्रति माह मिलनी ही चाहिए। तो यही चीजों को हम लेकर के आगे चल रहे हैं। इसी में हमारे जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, वो उत्तराखंड दौरे पर हैं। और यानी कहीं ना कहीं आप भी दिल्ली मॉडल को पूरी तरह से उत्तराखंड पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। 4 दिनों का मनीष सिसोदिया का दौरा आज से शुरू हो रहा है, अपने इस दौरे में उनके क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी को शिक्षा का क्रांतिवीर कहा जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति दिल्ली में आई है वो पूरे देश में कहीं नहीं है और पूरा देश अब अनुसरण करना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली का। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक तो दिल्ली में फ्लॉप हो गया, अब उसको क्या यहाँ पर उत्तराखंड में कैसे सुधारेंगे? देखिए, फ्लॉप नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में हमारा मोहल्ला क्लिनिक अभी भी चल रहा है। कुछ क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है उसमें उसके कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। कुछ % जरूर हो सकता है मोहल्ला क्लिनिक हमारे कामयाब ना रहे हो, लेकिन हमारे पूरे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक आज भी चल रहे हैं। और वो ही मोहल्ला क्लिनिक हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की हर विधानसभा में, अगर किसी विधानसभा में 15 वार्ड है तो 15 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, और जिससे कि जनता को सुविधा रहे और जनता को हर काम के लिए दूर अस्पताल ना जाना पड़े, दूर अस्पताल ना भागना पड़े, और जो ये लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं, ये खत्म हो। और हमारा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, रोजगार, ये जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, ये हम कर पाए तो बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि हम 20-30 मैनिफेस्टो जनता के सामने रख दें, ऐसा नहीं होगा। हम अपने उन्हीं मुद्दों पर चलेंगे जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में आज भी लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। दिल्ली में आज भी मोहल्ला क्लिनिक है। दिल्ली के स्कूल आज भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट यानी वही जो है पूरा का पूरा एक तरीके से जो दिल्ली मॉडल है वो आप यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, अपने उसी तरह से विकास करेंगे, मॉडल बनाएंगे। वीरेंद्र जी, उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश के लिए क्या कुछ करेगा? क्या कुछ आने वाले चुनाव में लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए मैडम, हमारा जो प्लान है, हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा राजधानी गैरसैंण। 15,000 करोड़ की वो बिल्डिंग तैयार है। पहाड़ कोई चढ़ना नहीं चाहता, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। वो कानून हमारे में पहली मांग है, हमारी 1,000 किलोमीटर की यात्रा तय शुरुआत हो चुकी है 11 तारीख को और 25 को समापन होगी देहरादून में आके। उसके बाद हमारा राजधानी गैरसैंण के लिए है पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा है। 14 लाख लोगों, युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए। दूसरी बात है, अगर हम आम आदमी पार्टी को
वीरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो राजनीतिक गलियारा जो है वो दौरों से गुलजार है। हम लगातार देख रहे हैं, चाहे भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई आर्मी पिच पर खेल रहा है। जी वीरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए, जब आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि हमारी जो लड़ाई है, जो मेन मूल जिसके लिए हमने राज्य बनाया, जिसके लिए हमने बलिदान दिया, जिसके लिए हमने शहादत दी, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने पूरा उत्तराखंड को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले आज हमारी पार्टी को 42 साल हो गए हैं और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का ही हाथ रहा है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पंगु बनाना चाहती है। 300 यूनिट, भाई 300, जब गांव में बिजली नहीं है तो कहां से 300 यूनिट बिजली फ्री करोगे जी? आप गांव के 9 जिलों में जाएं तो वहां बिजली नहीं है, वहां रोडे नहीं है, वहां चिकित्सा नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हो युवाओं को ये 5,000 रुपए देंगे, भाई ये पैसा कहां से लाएंगे आप? किसको लूटेंगे? आज भू माफियों ने यहाँ कब्जा कर लिया। भू कानून की आप बात नहीं कर रहे, राजधानी कैंसन की आप बात नहीं कर रहे, रोजगार की आप बात नहीं कर रहे। भाई स्वरोजगार कैसे देंगे? वहां बकरी पालन कैसे करवाएंगे? यहाँ मुर्गी पालन कैसे कराएंगे? वहां जो जंगली बंदर बाघ आ रहे हैं उनकी कैसे सुरक्षा करवाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में भ्रमण कर रहा हूं मैं जी। सब जगह देखिए आज भी स्थिति बुरी है। यानी गैरसैंण आपका मुद्दा है और कई अहम आपके मुद्दे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय का थोड़ा अभाव है हमारे साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि आखिर इन ताबड़तोड़ दौरों से जनता कितना प्रभावित होती है और जनता सत्ता की जीत का जो ताज है वो किसके सिर पर रखती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार आएंगे दोबारा।